अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8। इससे प्रीवियस 7 लेक्चर्स में हम सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक अच्छे से कर लिए। आज के लेक्चर से ऑनवर्ड्स हमने रोटेशनल मोशन का पार्ट पढ़ना है। रोटेशनल मोशन में हम क्या डिस्कस करेंगे आज वाले लेक्चर में और आगे आने वाले लेक्चर्स में? टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रोलिंग क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सिमिलरली इक्विलिब्रियम के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम किस बला का नाम है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। मुझे पता है आपके दिल दिमाग फेफड़े में एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर टॉर्क और इक्विलिब्रियम को वेक्टर्स के साथ पढ़ाया जाता है या टॉर्क को इस चैप्टर के आखिर में पढ़ाया जाता है, आप अभी से क्यों पढ़ा रहे हैं? बच्चे मैंने जो है ना वो इस चैप्टर की तरतीब थोड़ी अपने लिहाज से डिफाइन करी हुई है। ठीक है, तो आप तसल्ली से पढ़ो, टॉपिक सारे कवर होंगे, कॉन्सेप्ट पूरे आएंगे, थोड़े ज्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। ठीक है, और लेकिन तरतीब थोड़ी मेरे लिहाज से होगी। जैसे सर्कुलर मोशन के बाद ना अक्सर किताबों में सैटेलाइट्स का कॉन्सेप्ट होता है, वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने उसको फिलहाल छोड़ दिया, मैं वो रोटेशनल मोशन के बाद में कराऊंगा। ठीक है भैया, स्टार्ट करें। चलो, मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोशिश आपने करनी है वीडियो को एक गो में देखो। कोई भी मस्ती कर रहे हो, ठीक है, कोई भी XYZ काम कर रहे हो, वो अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो और वीडियो के बाद वापस शुरू कर देना। ठीक है, चलो। अच्छा बच्चे, जो रोटेशनल मोशन है ना इसको अपन लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी कहते हैं। सर डायनामिक्स क्या होता है और रिजिड बॉडी क्या होती है? पहले डायनामिक्स समझ लो। हमने मोशन एंड फोर्स पढ़ा था, उसमें दो चीजें थी, एक काइनेमेटिक्स, एक डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स इज ऑल अबाउट मोशन, डायनामिक्स इज ऑल अबाउट कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में हम डील करते हैं अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मोशन को आप किस किस तरह डिफाइन कर सकते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। समझ आ गई? डायनामिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीजन रहा होगा कि बॉडी मूव करी, फोर्स क्या है, कितनी लगी। भाई अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कोई रीजन होगा, तो हम वो डिस्कस करते हैं डायनामिक्स के अंदर। रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स के अंदर आपने पढ़ना है कि अगर एक बॉडी रोटेशन कर रही है तो क्या रीजन रहा होगा कि वो रोटेशन कर रही है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करने हैं रोटेशनल मोशन के अंदर। एक तरह से समझ लो रोटेशनल मोशन की जो काइनेमेटिक्स थी ना वो हम पढ़ के आ चुके कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। अब हमने डिस्कस करना है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन लेकर आएगी, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व नहीं रहने देगी। वो सारी चीजें अब हमने पढ़नी है। ठीक है, चलो डायनामिक्स समझ आ गया। अब समझते हैं रिजिड बॉडी क्या है। सर रिजिड बॉडी से क्या मुराद होती है? देखो बचपन में कभी सुनते होगे ना, यार वो फलाना बंदा बहुत रिजिड है, अपना डिसीजन चेंज नहीं करता। रिजिड का मायना होता है ठोस, सख्त। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से है कि उसके ऊपर फोर्स लगाने के बावजूद उसके इंटरनल पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस चेंज ना हो तो हम कहेंगे वो बॉडी कैसी है, रिजिड है। मिसाल के तौर पे आपके पास मान लो ये कोई एक बॉडी है, इसके अंदर आपके पास इस बॉडी के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मान लेते हैं ये दो इंटरनल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इन दोनों इंटरनल पार्टिकल्स के दरमियान में कुछ डिस्टेंस मौजूद है, यहां पे इसको डी कह दिया। आपने क्या करा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, फोर्स के नतीजे में ये ऐसे आगे की डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन आपके फोर्स लगाने के बावजूद ये जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान का जो डिस्टेंस था वो चेंज नहीं हुआ, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। अपने नोट्स में क्या लिखोगे, अगर फोर्स लगाने के बावजूद बॉडी के इंटरनल पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो सच एन ऑब्जेक्ट या सच अ बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी इन फिजिक्स।
हम आगे चल के जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और डिफरेंट चीजें देखेंगे तो सिलेंडर, स्फीयर, रॉड, डिस्क सीडी की तरह की, सीडी आती थी ना पहले, ठीक है, सर्कुलर डिस्क, तो उस तरह की हम बहुत सारी रिजिड बॉडीज कंसीडर करेंगे। तो आगे हम जो भी बॉडी देखें आपके जहन में होनी चाहिए बात कि ये कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है। अच्छा, अब हमारे पास मेन टॉपिक हमारा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को समझने के लिए एक मिसाल से समझते हैं कि रोटेशनल मोशन है क्या। ये मान लो मेरा बेटा, मेरे पास कोई रॉड है जो इस पॉइंट पे पिवट हुई हुई है, ठीक है, और ये रॉड जो है ना वो ऐसे रोटेट कर सकती है जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा। सही, अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाता हूं तो ये रॉड ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। रॉड क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। ये जो रॉड हरकत कर रहा है ना, इसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। रॉड क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। सर क्यों? अच्छा बेटे, ये रॉड बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो जब ये रॉड मूव कर रहा है तो पार्टिकल्स भी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ या ना। जब ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है तो पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अच्छा, जरा पार्टिकल्स को देखते हैं। मान लो अगर आपको नजर आ रहा है ये रेड वाला एक पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा पार्टिकल, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये एक, ये दो, ये तीन पार्टिकल देखो नजर आ रहे हैं। जब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो अब आप ये पार्टिकल्स को देखो, ये ऐसे देख लो। जब ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है तो आप पार्टिकल्स का मोशन देखो, क्या आपको नजर आ रहा है पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, हाँ या ना। फिर देखो, जब ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है तो जो इस रॉड के पार्टिकल्स है वो खुद क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो रोटेशनल मोशन को आप डिफाइन कैसे करते हो? अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब है उसके जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, गोल गोल घूम रही है, तो उसके जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सच अ मोशन इज टर्म्ड एज रोटेशनल मोशन। नोट्स में क्या लिखेंगे, ऑल द इंटरनल पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन विल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक और मिसाल से समझ लेते हैं अगर अभी भी नहीं समझ में आया। देखो, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास कोई रॉड है जो इस पॉइंट से पिवट हुई हुई है। पिवट का मतलब क्या है, रॉड ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, ऐसे गोल 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 घूम सकती है। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जिनसे ये मिलके बनी है। मान लो एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा। अगर मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं तो ये रॉड ऐसे मूव करेगी। तो भैया जब ये रॉड मूव करेगी, आप नोट करो, ये जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे, देख रहे हो, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम कहेंगे जो रॉड है ये क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। ये वाला जो पॉइंट है जिसके अबाउट में ये सर्कुलर मोशन हो रहा है या रोटेशनल मोशन ऑफ द रॉड हो रहा है, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ रोटेशन। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। इसको आगे चल के हम पिवट पॉइंट भी कहेंगे, इसको आगे चल के हम हिंज्ड पॉइंट भी कहेंगे, HINGED, हिंज्ड पॉइंट, पिवट पॉइंट या पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये कहला रहा है प्लेन ऑफ रोटेशन, जिस प्लेन में रोटेशन हो रही है। अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन पास करूं, ये मान लो इमेजिनरी लाइन है, ये कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सब हम यहां डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं आगे चलने के लिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक लाइन जो पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास करेगी और परपेंडिकुलर होगी किसके, प्लेन ऑफ रोटेशन के। हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअल में मौजूद हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअल में मौजूद ना हो, इमेजिनरी हो या फिजिकल हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस मार्कर को ऐसे ऐसे घुमाते हुए ऊपर फेंकूं, ये देखो, ये मार्कर अपने इस सेंट्रल पॉइंट के अबाउट में घूमता हुआ कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, विच इज एन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर आप अपने छत के ऊपर सीलिंग फैन देखोगे, वो जिसके 3 पंखे निकले हुए होते हैं, जब वो घूमता है तो जो रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है जो छत से कनेक्ट कर रही है, वो वहां पे फिजिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो हमने सीखा क्या, बाज जगहों पे एक्सिस ऑफ रोटेशन फिजिकल होगा, एक्चुअल में होगा, टेंजिबल होगा, बाज जगहों पे एक्सिस ऑफ रोटेशन फिजिकल नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता। ये रोटेशनल मोशन था। रोटेशनल मोशन करने वाली बॉडी के सारे इंटरनल पार्टिकल्स क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। तो अगर आपने रोटेशनल मोशन को डिफाइन करना है तो इंटरनल पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन डिफाइन कर दो, रोटेशनल मोशन ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। तो हमने यही करना है, इसीलिए पहले सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, अब रोटेशनल मोशन करने वाली बॉडी के इंटरनल पार्टिकल्स का
सर्कुलर मोशन डिफाइन करके RM डिफाइन कर रहे होंगे, विच इज द रोटेशनल मोशन। समझ आ गया? अच्छा, इसमें मेरा बेटा हमारे पास ना जो सर्कुलर मोशन होता है उसको हम दो तरह से डिवाइड कर देते हैं, या रोटेशनल मोशन को दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चे स्पिन मोशन, एक होता है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन क्या है? अगर बॉडी इस तरह से घूम रही है, इस तरह से घूम रही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास कर रहा है, तो वो कहलाता है स्पिन मोशन। जैसे ये रॉड चेक करो, जब ये रॉड घूमेगी, रॉड की बात कर रहा हूं, इंटरनल पार्टिकल्स को भूल जाओ, रॉड की बात कर रहा हूं। जब ये रॉड ऐसे गोल 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 घूम रही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के अंदर से पास कर रहा है। अगर ये ऐसे गोल 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 घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मार्कर के अंदर से पास कर रहा है, भले इमेजिनरी है। फुटबॉल को ऐसे गोल गोल घुमाता हुआ ऊपर ले गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन फुटबॉल के अंदर से है, अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, जो 24 घंटे वाला है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ के अंदर से है, तो ये कहलाता है स्पिन मोशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? स्पिन मोशन। अगर सर्कुलर मोशन इस तरह से हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई कर रहा है विद इन द बॉडी इटसेल्फ, वो कहलाता है स्पिन मोशन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर लाई कर रहा है, वो कहलाएगा ऑर्बिटल मोशन। जैसे अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है, अभी पॉइंट ऑफ रोटेशन सूरज है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सूरज से पास कर रहा है, अर्थ उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ये कहला रहा है ऑर्बिटल मोशन। क्लियर हो गया? तो याद रखने के लिए, रिजिड बॉडी कोई भी ऐसी बॉडी जिस पे फोर्स लगाने के बावजूद उसकी जाहिरी शक्ल तब्दील ना हो, इंटरनल पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे, तो वो क्या कहलाता है मेरा बेटा? हमारे पास क्या कहलाता है? वो कहलाती है रिजिड बॉडी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड है, एक पॉइंट से पिवट हुआ हुआ है, उसे आप ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दो, तो हम कहेंगे वो रोटेशनल मोशन कर रहा है अबाउट द फिक्स पॉइंट या अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जब वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसके जितने इंटरनल पार्टिकल्स हैं, दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बात जहन में रखनी है। स्पिन मोशन की मिसाल दे दी, ठीक है, कि जो अर्थ है उसका अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, दैट इज स्पिन मोशन। सीलिंग फैन का चलना, स्पिन मोशन। जो ऑर्बिटल मोशन है, अर्थ का सूरज के इर्द गिर्द घूमना, ऑर्बिटल मोशन है। ठीक है भैया? अच्छा, अब देखो मेरा बेटा, अगर अभी तक आपने सर्कुलर और रोटेशनल मोशन को गौर और फिक्र के साथ देखा है, तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज नजर आ रही होंगी। कैसे? देखो, अगर आपने लीनियर मोशन को, सर्कुलर रोटेशनल नहीं, लीनियर मोशन को और सर्कुलर मोशन को देखा है, तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी। जैसे लीनियर मोशन में जब हम नॉर्मल मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ते हैं, काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं, जब बॉडी मूव करती है तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। यहां पे जब बॉडी रोटेट करती है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। सिमिलरली जब बॉडी मूव करती है उसके बाद लीनियर वेलोसिटी होती है, जब बॉडी रोटेट करती है उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। जब बॉडी मूव करती है तो उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन होती है, ए लीनियर, जिसके दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, ए सेंट्रीपिटल और ए टेंजेंशियल। जब बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। सिमिलरली बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। फोर्स बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर सकती है, बॉडी का मोशन, जो बॉडी का स्टेट है वो चेंज कर सकता है। मोशन में है तो रेस्ट में ले आएगा, रेस्ट में है तो मोशन में ले आएगा। तो फोर्स का इक्विवेलेंट जो एंगुलर डोमेन में है वो कहलाता है मेरा बेटा टॉर्क। गौर से सुनना, टॉर्क शायद आपने ऐसे पहले ना सुना हो, आपने ये सुना होगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। मैं टॉर्क को एक नए तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। इस तरीके से पढ़ोगे तो एंगुलर मोशन से ज्यादा हलवा कॉन्सेप्ट कोई होगा ही नहीं। ठीक है, आप सिर्फ ये देखो, आपने लीनियर मोशन पढ़ के आए थे, ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ के आए थे, जो हमने काइनेमैटिक्स पढ़ी थी। बॉडी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करती थी मीटर में, जब बॉडी घूम रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, सिमिलैरिटी दिख रही है। जब बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती थी आपने लीनियर वेलोसिटी डिफाइन की थी, अब बॉडी गोल गोल घूम रही है तो आपने बोला एंगुलर वेलोसिटी होगी। जब बॉडी की लीनियर वेलोसिटी चेंज होती थी, बॉडी के पास एक्सेलरेशन आता था ए, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन क्या आएगा? अल्फा। इसका मतलब फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल था लीनियर एक्सेलरेशन के लिए, यहां पे भी तो कोई चीज होगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, तो वो चीज यहां पे क्या कहलाती है? टॉर्क। पहला डेफिनेशन क्या बना?
टॉर्क एंगुलर डोमेन में ऐसी क्वांटिटी है जो वही काम करेगी जो लीनियर डोमेन में फोर्स करती है। फोर्स क्या करती है? लीनियर एक्सेलरेशन लाती है। टॉर्क क्या करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन लाएगा। कैसे लाएगा, क्यों लाएगा, कुछ नहीं पता, अभी सिर्फ इंट्यूशन की बेस पे चल रहे हैं, देख देख के चल रहे हैं। फोर्स लीनियर वेलोसिटी चेंज करती है, टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा। फोर्स लीनियर मोमेंटम चेंज करता है, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा। समझ आ रही है चीजें? ठीक है, चलो अब डिफाइन करते हैं मेरा बेटा टॉर्क को, कि टॉर्क बेसिकली क्या है। देखो समझो, मान लो मेरा बेटा ये मेरे पास वही एक रॉड है जो किसी एक पॉइंट से पिवट हुई हुई है, ये मान लो पिवट वाला पॉइंट है, और ये इसका क्या है भैया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जाहिर है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा, समझना जरा, इमेजिन करके चलना भाई साहब, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये ऐसे पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर रहा होगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने यहां पे इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दी। बेटे जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं कर सकता, यानी कि ये पूरा तो यहां से कहीं नहीं जा सकता। अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ये इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि मेरे फोर्स लगाने से इसके अंदर रोटेशन आ गई? हाँ या ना? मेरे फोर्स लगाने से इसमें क्या हो गई? रोटेशन आ गई। ये फोर्स कहलाएगी कि ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो टॉर्क का डेफिनेशन क्या बना? टॉर्क क्या चीज है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क कौन सी फोर्स प्रोड्यूस करेगी? वो फोर्स, हर फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती, ध्यान में रखना। वो फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट लेकर आए वो क्या प्रोड्यूस करेगी? टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज टॉर्क। तो ये फोर्स रोटेशन लेकर आ रही है, तो मैं कहूंगा ये फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी? टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। टॉर्क का फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, दैट इज टॉ इक्वल्स एफ इंटू डी। एफ से मुराद क्या है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग इफेक्ट। डी को हम कहते हैं, डी है मेरा बेटा हमारे पास मोमेंट आर्म। डी क्या है? मोमेंट आर्म। समझना जरा मोमेंट आर्म क्या होता है। देखो समझो मेरा बेटा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास कहला रहा है पॉइंट ऑफ रोटेशन। क्या कहला रहा है? ये पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अच्छा, पॉइंट ऑफ रोटेशन। मेरा बेटा ये फोर्स जिस लाइन में लगती है, अरे भैया मजेदार नहीं बना, ये फोर्स जिस लाइन में लगती है, आई एम सॉरी, ये फोर्स मेरा बेटा जिस लाइन में लगती है ना, ये इस लाइन में लग रही है, ये फोर्स जिस लाइन में लगती है ना, ये जो मैंने ग्रीन कलर से लाइन बनाई है, ये कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहलाता है ये? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहलाता है मेरा बेटा मोमेंट आर्म। टॉर्क क्या था? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी को रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो टॉर्क डिफाइन करेगा। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या पड़ा है? एफ इंटू डी। अभी कैसे आया, क्यों आया, अभी सब आता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इब्तदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देख अभी होता है क्या। तो इब्तदाई रोटेशनल मोशन है अभी। तो टॉ इक्वल्स एफ इंटू डी। एफ क्या है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग इफेक्ट। डी क्या है? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को कैसे डिफाइन करा? मैंने कहा फोर्स जिस लाइन के अलोंग लग रही है, मतलब मान लो आपके पास फोर्स यहां लग रही है, तो भाई साहब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो जो इसके हेड और टेल से पास करती हुई जाए। ये इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट कर रही है। तो भाई पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा? मोमेंट आर्म। सही है। तो दो चीजें तो हमें यहीं से नजर आ गई कि हमारे पास टॉर्क डिपेंड कर रहा है फोर्स कितनी ज्यादा लगी और कितने दूर लगी। जितनी दूर पॉइंट ऑफ रोटेशन से आप फोर्स लगाओगे टॉर्क उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जितना करीब लगाओगे डी कम होगा, टॉर्क कम होगा। मिसाल से समझो, आपने कभी ट्रक वाले को देखा है? अगर किसी ट्रक का टायर पंचर हो जाए, ट्रक के टायर का नट खोलना होता है। जब ट्रक के टायर का नट खोलना होता है तो बच्चे नट कुछ इस तरह का होता है, वो जो नट बोल्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? एक रेंच लगाया जाता है, रेंच या पाना, ऐसे लगाया जाता है वो रेंच। और होता क्या है मेरा बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है। इसके फोर्स लगाने से क्या होता है? ये भाई साहब ऐसे रोटेट करते हैं। जब ये रोटेट करते हैं तो नट घूमता है, यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। टर्निंग इफेक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। अब ये रेंच का हैंडल जितना बड़ा होगा,
ये नट खोलना उतना आसान होगा क्योंकि उतनी दूर फोर्स लग रही है, जितनी दूर फोर्स लग रही होगी डी का वैल्यू उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ग्रेटर मोमेंट आर्म होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा और आसानी से खुल जाएगा। समझ आ गई? कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। मान लो मेरा बेटा मेरे पास कोई एक पॉइंट पार्टिकल मौजूद है लेट्स से, और से देखिएगा, यहां से हम और बहुत सारी चीजें अब डिफाइन करेंगे। ये लेट्स से मेरे पास मेरे बच्चे एक पॉइंट ओ है, ठीक है, यहां से कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर यहां पे मेरे पास एक पॉइंट पी मौजूद है और यहां पे मैंने अपना पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया हुआ है आर, ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट के ऊपर भाई साहब हमारे पास यहां पे फोर्स लग रही है और अगर मैं इस फोर्स को डिफाइन करूंगा तो मान लेते हैं फोर्स मेरे पास इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, ये फोर्स अप्लाई हो रही है। आर क्या चीज है? आर है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कोई ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का लोकेशन या एड्रेस डिफाइन करेगा। अच्छा, अगर मैं ओ से लेके आर तक का जो पोजीशन वेक्टर है इसी को आगे एक्सटेंड करूं या इसी की लाइन को आगे एक्सटेंड करूं तो मुझे नजर आ रहा है यहां पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा। अगर मैं एफ के कंपोनेंट्स बनाता हूं, दो कंपोनेंट्स बना रहा हूं, एक कंपोनेंट ऐसे एफ पैरेलल या इसको मैंने कह दिया एफ कॉस थीटा जो कि आर वाली डायरेक्शन के पैरेलल है। एक मैंने बना दिया इस तरह से, ये है एफ परपेंडिकुलर या इसको मैंने कह दिया ये मेरे पास है एफ साइन थीटा। भाई साहब नजर आ रहा है ना, एफ पैरेलल एंड एफ साइन थीटा, बिल्कुल ये जो ऊपर है ना बेटे जहां पे वो लाइट का शेड आ रहा है ये एफ परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा लिखा हुआ है। अब ये जो चीज है ना भाई साहब, ये जो मैंने डॉटेड बनाया हुआ है ये मेरे पास है पॉइंट पार्टिकल जिसका मास कोई m के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कैसे शो हो जाएगा, डिस्टेंस r का मैग्नीट्यूड शो हो जाएगा, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो भाई दो फोर्सेस लग रही हैं। F लग रही थी लेकिन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया तो भाई साहब दो फोर्सेस थे, F cos थीटा, F sin थीटा। अगर आप F cos थीटा को देखोगे तो F cos थीटा पार्टिकल को इसी सीध में आगे लेके जा रही है। F cos थीटा कोई रोटेशन लेकर नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज जीरो। एफ पैरेलल कौन सा कंपोनेंट है? जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, रोटेशन नहीं ला रहा। ये जो एफ कॉस थीटा है वो पार्टिकल को इसी सीध में आगे डिस्प्लेस करने की सलाहियत रखता है। हमने अभी क्या पढ़ा? टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट का मतलब है घुमाएगा, रोटेट कराएगा, ठीक है। अच्छा, एफ साइन थीटा को देखो, जब एफ साइन थीटा इस पार्टिकल पे लगेगा तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट में पार्टिकल क्या करेगा? रोटेट करेगा अबाउट द ओरिजिन। गौर से सुनना, एफ परपेंडिकुलर अगर इस पार्टिकल पे लगा तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, हाँ या ना? पहले पार्टिकल ऐसे आया था भाई, ओरिजिन से यहां पे आया ऐसे, अब ये फोर्स लगी तो ये क्या कर रही है? पार्टिकल का रोटेट करा रही है, हाँ या ना बच्चे? रोटेट करा रही है। तो मैं क्या कहूंगा यहां पे टॉर्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एफ परपेंडिकुलर। तो आपने क्या सीखा कि आपके पास जो टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली फोर्स होगी इट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। अगर उसके पैरेलल है, उसके अलोंग है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होने वाला क्योंकि वो लीनियर मोशन करेगी। अब सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। सर्कुलर मोशन के अंदर एक हमने पढ़ी सेंट्रीपिटल, एक पढ़ी टेंजेंशियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी टुवर्ड्स द सेंटर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थी, वो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रही थी, रोटेट करा रही थी, सर्कल में घुमा रही थी। टेंजेंशियल फोर्स स्पीड बढ़ा रही थी, स्पीड कम कर रही थी, रोटेट नहीं करा रही थी। याद आया? सब रिलेट हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से अब टॉर्क डिफाइन करूंगा, टॉर्क को डिफाइन करूंगा तो भाई साहब ये फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है एफ साइन थीटा, और ये बेसिकली क्या है मेरा बेटा? दरमियान का एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका मोमेंट आर्म आर, एफ साइन थीटा वो फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो टॉर्क क्या बन जाएगा यहां पे? टॉर्क विल बी इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सर पहले क्यों फिर एफ इंटू डी पढ़ाया? मैट्रिक क्लास तक, ओ लेवल्स तक हम क्यों एफ इंटू डी पढ़ते हैं? इसलिए कि वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। मैंने एक जनरल केस बताया, इसमें आर किसी और डायरेक्शन में, एफ कहीं और है। आर और एफ के दरमियान का एंगल कितना है? यहां पे थीटा है,
पॉइंट समझ आ गया? तो हमने सीखा ये कि अगर फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगेगी तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट F sin थीटा कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट। तो हमने कह दिया टॉर्क विल बी इक्वल टू RF sin थीटा। तो अब यहां से देखो टॉर्क किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? टॉर्क डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस किसके दरमियान में? पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट में बॉडी घूम रही है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जहां पे क्या हो रहा है? फोर्स लग रही है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और किस पे डिपेंड कर रहा है? एफ पे। एफ क्या है? कितनी फोर्स लग रही है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। थीटा क्या है? आर और एफ के दरमियान का एंगल। देखो साइन थीटा का वैल्यू, देखो थीटा का वैल्यू, आप थीटा को जितना ज्यादा, गौर से सुनना, थीटा को मेरा बच्चा आप जितना 90 डिग्री की तरफ लेके जाओगे, एफ साइन थीटा का कंपोनेंट उतना बड़ा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो टॉर्क है वो उतना ज्यादा हो जाएगा। यही तो बताया था अभी, इससे पहले भी क्या कहा था? टॉर्क डिपेंड कर रहा है एफ और डी पे। डी क्या है? मोमेंट आर्म। एफ क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स जो मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर है। तो यही तो बात है, आप थीटा को जितना बढ़ाते जाओगे, थीटा को जितना 90 डिग्री की तरफ लेके जाओगे, ये एफ का उतना ज्यादा कंपोनेंट एफ साइन थीटा बनेगा, एफ कॉस थीटा उतना छोटा होता जाएगा। तो एफ साइन थीटा बेसिकली क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अच्छा भैया, अब अगर मैं इसको रिवाइज करता हूं तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का। ए क्रॉस बी बराबर हुआ करता था ए बी साइन थीटा एन कैप के। याद आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। भाई साहब यहां जहन में रखना और अच्छे तरीके से ना नोट बना के लिख लेना कि टॉर्क इज नेवर इक्वल टू एफ क्रॉस आर। बहुत सारी जगहों पे बच्चे इसको ऐसे उल्टा पढ़ के बैठे होते हैं, एफ क्रॉस आर। टॉर्क एफ क्रॉस आर के बराबर नहीं होता, अभी हम साबित भी करेंगे। टॉर्क किसके बराबर है? आर क्रॉस एफ। आर से क्या मुराद है भाई साहब? आर है आपके पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर किस किस के दरमियान में? गौर से सुनिएगा। पोजीशन वेक्टर का काम क्या है? ओरिजिन से किसी पॉइंट तक का लोकेशन बताना। ओरिजिन से किसी पॉइंट तक का लोकेशन बताना। यहां पे ओरिजिन से क्या मुराद है? ओरिजिन से मुराद है पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट में बॉडी रोटेट कर रही है। ये क्या है? ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो पोजीशन वेक्टर ध्यान में रखिए, कहां से कहां पे? पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक है। इस चीज को भी हम आगे एक पास पेपर के क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। देखो कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बच्चा गलती करता है। पोजीशन वेक्टर कहां से कहां तक है? ये भाई आर वेक्टर तो है ओरिजिन से उस पॉइंट तक जहां पे फोर्स लग रही है। ओरिजिन भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे पॉइंट ऑफ रोटेशन ओरिजिन है। तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है? पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का आपको ये वेक्टर चाहिए होता है यहां पे। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज है भाई? ये वो फोर्स है जो लग रही है। ठीक हो गया। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अच्छा जनाबे वाला, अगर हम यहां पे मजीद देखेंगे तो बेटे अगर मैं इसको ओपन करता हूं, टॉर्क इस वाले फॉर्मूले को ओपन करता हूं, ये बन जाएगा आर एफ साइन थीटा एन कैप। ठीक है, इस एन कैप से क्या मुराद है बेटे? ये एन कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ये डायरेक्शन बताता है किसका? टॉर्क का। टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं। भाई जो भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये चीज हमने क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है, और पूरे फिजिक्स में जहां कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? राइट हैंड रूल यूज करते हैं। चलो जल्दी से करते हैं अभी जरा। राइट हैंड रूल। आर से क्या मुराद है? पोजीशन वेक्टर। पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस। एफ क्या है? फोर्स कितनी लग रही। थीटा क्या है? उनके दरमियान में बनने वाला एंगल। किन के दरमियान में? थीटा इज द म्यूचुअल एंगल। और से सुनिएगा, थीटा इज द म्यूचुअल एंगल बिटवीन आर एंड एफ। थीटा क्या है भाई? म्यूचुअल एंगल। और म्यूचुअल एंगल दोनों की टेल के दरमियान में होता है, ध्यान में रखिएगा। टेल टू टेल एंगल। टेल टू टेल एंगल बिटवीन आर एंड एफ। देखो यहां पे इस बार इसी वाली फिगर को देखो, ये आर वेक्टर है, ये मैंने बना दिया मेरा आर वेक्टर। ये एफ वेक्टर है। एफ वेक्टर यहां नहीं, एफ वेक्टर को उठा के यहां बना दो, ये एफ वेक्टर है। सर एफ वेक्टर को यहां क्यों बनाया? ताकि मेरा बेटा आपको म्यूचुअल एंगल समझ में आ जाए। ये म्यूचुअल एंगल हो गया। अगर मैं यहीं पे बनाता
तो ये वाला एंगल म्यूचुअल एंगल नहीं होता, क्योंकि यहां पे फोर्स की टेल आ रही है और आर वेक्टर का हेड आ रहा है। म्यूचुअल एंगल के लिए लाजमी है, ये सारी बातें वेक्टर्स में भी डिस्कस हुई हैं, म्यूचुअल एंगल के लिए लाजमी है दोनों की टेल आपस में जुड़ी हुई हो, यानी कि इस पॉइंट पर दोनों की टेल जुड़नी चाहिए। यह है म्यूचुअल एंगल, टेल टू टेल एंगल। अब आप नोट करो, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैंने यहां पे क्या कहा था, जो पोजीशन वेक्टर है इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे और एंगल बना देंगे आर और एफ के बीच में। तो वही बात हो जाएगी, एफ को उठा के यहां ले आओ या आर को आगे एक्सटेंड कर दो और एंगल बना लो। आसान भाषा में समझना है तो आर को एक्सटेंड करना, एंगल आर से लेके एफ तक का बना लेना। कॉन्सेप्चुअली समझना है तो भाई एफ का फ्री वेक्टर बना के यहां ले आओ, आर और एफ के दरमियान का जो एंगल है वो बेसिकली क्या कहला रहा है, म्यूचुअल एंगल। अब हमारा जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालते हैं, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या कहता है, आपका जो सीधा हाथ है, गौर से सुनना, सीधा हाथ हिला के देख लेना, बहुत सारे बच्चे उल्टे हाथ से करते हैं। सीधे हाथ को रखना है आपने पहले वेक्टर पे। सीधे हाथ को कहां रखेंगे, पहले वेक्टर पे, इस तरह से कि जो फिंगर्स हैं वो पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पहला वेक्टर कौन सा है, जो पहले लिखा हुआ है, पहले कौन लिखा है, आर लिखा है, तो आर मेरा पहला वेक्टर है। भले ABCD के अंदर पहले एफ आता है बाद में आर आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अंग्रेजी नहीं बना रहे, यहां पे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। पहले वेक्टर पे आपने सीधा हाथ रखना है इस तरह से कि फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ऐसे रखा जा सकता है। फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ऐसे भी रखा जा सकता है। अब दूसरा रूल, आपने फिंगर्स को कर्ल करना है, बंद करना है दूसरे वेक्टर की तरफ। अब फिंगर्स को अगर मैं कर्ल करता हूं तो नीचे तो दूसरा वेक्टर नहीं है, दूसरा वेक्टर तो ऊपर है। अब बहुत सारे बच्चे ना ये वाली हरकत नहीं करनी भाई, फिंगर्स जहां नेचुरली बंद हो रही हैं वहीं बंद करना, ये नहीं कि जबरदस्ती उंगलियां तोड़ रहे हो ना, ऐसे नहीं करना। तो फिंगर्स नेचुरली नीचे बंद हो रही है, नीचे दूसरा वेक्टर नहीं है, तो ऐसे रखा, फिंगर्स को बंद किया। थंब कहां आ रहा है, आउटवर्ड। थंब कहां आ रहा है, आउटवर्ड। थंब कहां आ रहा है, आउटवर्ड। यानी कि इस केस के अंदर आपका जो टॉर्क है वो कैसा है, आउटवर्ड है। टॉर्क कहां लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, ठीक है। और इसको आप यूं भी कहोगे कि आपके पास यहां पे जो रोटेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्यों, देख लो यहां पे जरा बेटे, जब ये फोर्स लगेगी, गौर से सुनना, जब ये फोर्स लगेगी एफ साइन थीटा इसे जो घुमाएगी, एफ साइन थीटा इसे जो घुमाएगी वो ऐसे घुमाएगी, हाँ या ना। और ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नजर आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही टॉर्क हमेशा कहां होता है, आउटवर्ड। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम कहते हैं पॉजिटिव, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को कहते हैं पॉजिटिव, जैसे थीटा में होता था। अगर इसी तरह से इस तरह से होता, गौर से सुनना, अगर मिसाल के तौर पे ऐसे होता, ये आर वेक्टर होता, ये एफ वेक्टर होता, तो भाई आर क्रॉस एफ, एंगल हमेशा आर से एफ की तरफ आएगा, ऐसे ही। अब सीधा हाथ पहले वेक्टर पे, फिंगर्स को कर्ल किया दूसरे की तरफ, भाई ऐसे रख के ऐसे कर्ल नहीं करना, यहां दूसरा वेक्टर नहीं है, भाई यहां देखो ना दूसरा वेक्टर नहीं है, हमेशा छोटे एंगल से करने का। भाई देखो यहां रखोगे, यहां कर्ल करोगे तो ये बड़ा एंगल घूमना पड़ रहा है दूसरे की तरफ जाने के लिए। यहां रखोगे तो यहां तो दूसरा वेक्टर नहीं है आपके पास, तो आप ऐसे रखोगे। पहला रूल, फिंगर्स को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर और कर्ल कर दिया दूसरे की तरफ। थंब कहां आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। तो भाई जब टॉर्क इनवर्ड होगा तो इस केस के अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही होगी, और क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव से शो करते हैं, और इनवर्ड को क्रॉस से शो करते हैं, आउटवर्ड को डॉट से शो करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो अक्सर जगहों पे ना ऐसे भी होता है, ऐसे टॉर्क आउटवर्ड होगा ना तो यहां पे एक डॉट बना हुआ होगा, टॉर्क इनवर्ड होगा तो यहां पे एक क्या बना होगा, क्रॉस बना होगा, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया, समझ आती है बात की, ठीक है। तो टॉर्क हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी है। जल्दी से सम अप कर लो ये जो बातें पढ़ी हैं। हमने कहा एक पॉइंट पार्टिकल P है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F, हमने इस फोर्स के कंपोनेंट्स बना दिए। तो हमने देखा जो पैरेलल कंपोनेंट है, जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, वो पार्टिकल को लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो दे सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन तो करा सकता है, बट कैन नॉट रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। तो हमने कहा भाई एफ साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है रोटेशन कराने के लिए। तो हमने कहा भाई टॉर्क प्रोड्यूस बाय एफ परपेंडिकुलर होगा, और वो एफ परपेंडिकुलर कितना है, एफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर किसके है, पोजीशन वेक्टर आर के, जिससे हम डिस्टेंस भी निकालते हैं। अच्छा, टॉ इक्वल आर एफ साइन थीटा बना लिया, ठीक हो गया। ये वही परपेंडिकुलर फोर्स है भाई, ये वैसे ही आया ना, टॉ इक्वल्स एफ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय डी, डी को मैं यहां कह रहा हूं आर के बराबर है, और एफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, एफ साइन थीटा हो गया। फिर हमने कहा भाई क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप किसका डायरेक्शन बताता है, टॉर्क का डायरेक्शन बताता है। और यहां से भी नजर भी आ ही गया होगा
कि टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं और हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा R क्रॉस F। अब ये टॉर्क F क्रॉस R के बराबर क्यों नहीं हो सकता? देखो यहीं पे देख लो, R क्रॉस F में मेरे बच्चे अगर आप डायरेक्शन देखोगे, अभी अगर आप समझ गए हो क्या था, सीधे हाथ को पहले वेक्टर पे रखा कि फिंगर्स पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और दूसरा रूल था दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को बंद कर दिया, कर्ल कर दिया। थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड। यानी R क्रॉस F में थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड। अगर मैं F क्रॉस R करूं, गौर से सुनना, अगर मैं F क्रॉस R करूं तो पहला वेक्टर F हो जाएगा, सीधे हाथ को F पे रखेंगे, दूसरे की तरफ घुमाएंगे, थंब कहां जा रहा है? इनवर्ड। F क्रॉस R कह रहा है इनवर्ड, R क्रॉस F कह रहा है आउटवर्ड। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स हमें यह बात पता है कि जो वेक्टर्स हैं वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं, तो R क्रॉस F आउटवर्ड, F क्रॉस R इनवर्ड, दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था R क्रॉस F इज नॉट इक्वल टू F क्रॉस R। डायरेक्शन का पंगा पड़ जाएगा बाबू भैया, डायरेक्शन का पंगा। R क्रॉस F में अगर आउट है तो F क्रॉस R में इन होगा, R क्रॉस F में अगर इन है तो F क्रॉस R में आउट होगा और गलत हो जाएगा। तो जहन में रख लेंगे टॉर्क कहां से मिलेगा? R क्रॉस F से। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है जो हमें पता है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हुए हमने सीखी थी, वो ये कि भाई साहब अगर मैं A क्रॉस B करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? दो वेक्टर्स को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर में भी क्या आता है? एक वेक्टर आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। C इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। प्रॉपर्टी ये कहती है जनाबे वाला कि जो C वेक्टर होगा परपेंडिकुलर वेक्टर A एंड वेक्टर B के। मैं ये नहीं कह रहा कि A और B आपस में परपेंडिकुलर होंगे, A और B हो सकता है परपेंडिकुलर हो सकता है ना हो। A और B कुछ भी है, A और B आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में नया वेक्टर आया है वो पुराने दोनों वेक्टर्स के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर। C वेक्टर परपेंडिकुलर होगा A और B के, या हम ये भी कह सकते हैं कि C वेक्टर परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के जो कंटेन करता है A और B को, यानी कि उस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा। चेक करें, ये प्लेन है, इसी प्लेन पे R लाई कर रहा, इसी प्लेन पे F लाई कर रहा। जो टॉर्क आ रहा है R क्रॉस F, टॉर्क कहां आ रहा है? आउटवर्ड। टॉर्क कहां आ रहा है? आउटवर्ड। तो टॉर्क आउटवर्ड आ रहा है। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू R, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू F। टॉर्क परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जो कंटेन कर रहा है किसे? R और F को। ठीक है मेरा बेटा, तो हमने क्या सीखा? टॉर्क क्या है? टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू R वेक्टर, चेक करो एंगल 90 डिग्री। टॉर्क परपेंडिकुलर टू F वेक्टर 90 डिग्री, और टॉर्क उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या लिखोगे? आप अपने नोट्स में यह बात डालोगे कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू R एंड F वेक्टर, एक बात। दूसरी बात, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। टॉर्क हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के कैसा लगता है? परपेंडिकुलर। ठीक हो गया भाई साहब, क्लियर है? अच्छा, आगे चले। एक बात इसमें और थी, इस वाले पॉइंट को मैं भी साबित भी करा दूंगा, ये बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इससे आपके माजी में सवाल भी आ चुका है। ठीक है, अच्छा, ये जो एन कैप है ना बच्चे, ये एन कैप यहां पे किसका डायरेक्शन बता रहा है? टॉर्क का। तो ये एन कैप या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। अच्छा, इनवर्ड में भी यही केस होगा। इनवर्ड, अगर ये वेक्टर ऐसे इन जा रहा है, देख लो भाई, ये एफ है ऐसे, ये आर है ऐसे, देखो एक ये वाला मान लेते हैं एफ है ग्रीन वाला, ये मान लो आर है। तो आप नोट करो जो टॉर्क है वो एफ और आर दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। आर और एफ आपस में भले परपेंडिकुलर हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट और नोट करना, टॉर्क का वो कंपोनेंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है वही रोटेशन प्रोड्यूस करता है। ये पॉइंट नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टॉर्क का वो कंपोनेंट, टॉर्क का वो हिस्सा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, वही क्या करता है? रोटेशन प्रोड्यूस करता है, बाकी का रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करता। यानी अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि सर ये कहना चाह रहे हैं, बिलाल भाई ये कहना चाह रहे हैं कि सारा टॉर्क रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करता, तो मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। अच्छे से ना कॉन्सेप्ट का फील लेना, ये बात मैं लेक्चर के बिल्कुल आखिर में बताऊंगा, बस नोट कर लो। यहां पे टॉर्क का वो कंपोनेंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, सिर्फ वही क्या करेगा?
रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, टर्निंग इफेक्ट लेकर आएगा। ठीक है, चलो फिलहाल नोट कर लिया। तो यहां पे नजर आ रहा है, देखो आर क्रॉस एफ, टॉर्क कहां आ रहा है, आउटवर्ड। आर क्रॉस एफ, टॉर्क कहां आ रहा है, आउटवर्ड। और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ऐसे है भाई। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास करने वाली लाइन। तो भाई टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है तो रोटेशन प्रोड्यूस होगी, रोटेशन प्रोड्यूस होगी। सही है, तो हम ये भी कहते हैं टॉर्क जो कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी वजह से मेरा बेटा जो टॉर्क होता है इसको हम एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन सा होता है, वो वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ लाई करे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लाई करे। ठीक है, ऐसा वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लाई करे उसे आप क्या करोगे, एक्सियल वेक्टर। जैसे सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑल दीज वर एक्सियल वेक्टर, दे वर लाइंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। ये सारी चीजें जो आती जा रही है ना इसको नोट्स बनाते जाओ ताकि आपके एमसीक्यूज में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो मेरा बेटा, मैंने आपके सामने एक सिंपल सा सवाल मेंशन किया अभी तक के कॉन्सेप्ट को लेके। कहते हैं 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट वन एंड ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड टॉर्क ड्यू टू ईच फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन O। ठीक है, आपको हर एक के टॉर्क बताने। इसको मान लेते हैं भाई ये वाली फोर्स हमारी F1 है, ये वाली फोर्स हमारी F2 है, ये वाली फोर्स हमारी F3 है। तो आपने टॉ1, टॉ2, टॉ3 इस फोर्स की वजह से बताना है। ठीक है भैया, अगर मुझे टॉ1 निकालना है फॉर्मूला हमें पता है RF साइन थीटा, या कह दो आप D मल्टीप्लाई बाय F परपेंडिकुलर। सही है भैया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना गिवन है, 80 सेंटीमीटर गिवन है। तो जनाब ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय F साइन थीटा, या कह दो F साइन थीटा क्या चीज है, F परपेंडिकुलर है। तो भाई साहब F परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है, ये आ गया 10। एक जीरो से एक जीरो मर गया, एक जीरो से एक जीरो मर गया, क्या आता है 8। और टॉर्क की यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन मीटर। भैया डिस्टेंस की यूनिट मीटर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ही यूनिट आपके पास वर्क की भी होती है, जहन में रखिएगा। लेकिन आप टॉर्क को जूल नहीं कह सकते, जूल एनर्जी का या वर्क का कॉन्सेप्ट है। हाँ, वर्क और टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर कॉमन है, तो इनकी डायमेंशन भी क्या है, कॉमन है। नोट कर लिएगा, अपने पास माजी में कई दफा पूछा जा चुका है डायमेंशन ऑफ कौन कौन सा पेयर सिमिलर है, तो उसमें टॉर्क और वर्क की डायमेंशन सिमिलर है क्योंकि यूनिट सेम है, निकाल भी सकते हैं। न्यूटन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, MLT-2, और मीटर की डायमेंशन क्या हो जाएगी L, तो क्या बन गई इसकी डायमेंशन ML²T-2। ठीक है, ये सब हमने चैप्टर 1 में सीखा हुआ भी है। अब यहां पे मैंने जगह छोड़ी है साइन लगाने के लिए, टॉर्क का साइन आपने लगाना है। ठीक है, तो भाई प्लस लगेगा या माइनस डिपेंड करता है एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव टॉर्क, क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव टॉर्क। तो भैया इसको देखो, बाकी दोनों को भूल जाओ, मानो ये फोर्स है ही नहीं। तो भाई ये जो F1 है, ये जो 10 न्यूटन लग रहा है, ये ऐसे नीचे की तरफ भाई ऐसे घुमाएगा ना। ये जो F1 है मेरा बच्चा, इसके अबाउट देखो, ये अगर मार्कर है इसके अबाउट देखो F1, ये दो फोर्सेज नहीं है, अभी इनको बाहर में डालो। तो भाई साहब ये रॉड ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और ये कौन सा है, क्लॉकवाइज है। कैसा टॉर्क है ये, क्लॉकवाइज टॉर्क है। क्लॉकवाइज टॉर्क में यहां क्या आता है, माइनस साइन आता है। इसका मतलब टॉर्क ड्यू टू F1 इज -8 न्यूटन मीटर। सही हो गया। अच्छा अब टॉ2 निकाल लेते हैं भाई साहब। टॉ2 क्या है भाई, टॉर्क नंबर 2। इसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है, इसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो मुझे देखते ही नजर आ रहा है, क्या है, 0 है। क्यों 0 है, ये फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करेगी नहीं भाई। ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है। इसको अगर एक फोर्स ऐसे खींच रही है, ऐसे भाई ये रॉड की सीध है ना, इसी सीध में आगे खींच रही है। जो पोजीशन वेक्टर है इसी के अलोंग फोर्स लग रही है, F पैरेलल है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब कोई आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। भाई पोजीशन वेक्टर कहां से कहां तक होता है, भाई ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये पोजीशन वेक्टर होगा, इसी सीध में फोर्स लग रही है, तो भैया टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होने वाला। ठीक है, तो या आप इसको यूं भी कर सकते थे, देखो RF साइन थीटा करना चाहो तो डिस्टेंस कितना है 80 सेंटीमीटर, हो गया भाई 80 डिवाइडेड बाय 100। फोर्स कितनी लग रही है 20 न्यूटन, और थीटा कितना है
0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है 0। भाई आर वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा, एफ वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा। आर वेक्टर कहां से कहां है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा एफ वेक्टर। एंगल कितना है 0 डिग्री। तो अपने पास नोट कर लेना, टॉर्क के 0 होने की कंडीशन दो, एक थीटा 0 डिग्री, एक थीटा 180 डिग्री। यानी कि अगर आपके पास जो आर का डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो, या जो आर का डायरेक्शन है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो, दोनों केस में नहीं होगा। यही बात तो बताई थी, जो लाइन है आर की उसके अलोंग फोर्स लगे उसी सिम्प में या ऑपोजिट सिम्प में, तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती है। परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, जितनी ज्यादा एफ साइन थीटा, जितना बड़ा एफ साइन थीटा होगा उतनी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो रही होगी। ये तो हो गया 0, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मेरा बेटा टॉर्क नंबर 3 देखो जरा, इसकी वजह से अब ये लग रही है 25 न्यूटन ऐसे। अब ये पूरी परपेंडिकुलर तो है नहीं, हमें तो परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, तो भाई दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ये रहा, ये कहलाएगा मेरे पास F3 साइन थीटा, एक कंपोनेंट ये वाला होगा, ये वाला होगा F3 cos थीटा। देख रहे हो F3 cos थीटा आर के एंटी पैरेलल है, ये आर है भाई, ये आर है ना, ये आर है भाई, इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये आर है, ये F3 cos थीटा है, तो ये तो कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, F3 sin थीटा को इस्तेमाल करना है सीधा सीधा। तो ड्रॉ 3 विल बी इक्वल टू आर F3 sin थीटा, सिंपल हो गया। आर कितना है यहां से यहां तक 80 सेंटीमीटर, तो भाई 80 डिवाइडेड बाय 100, F3 कितना है 25 न्यूटन, तो 25 न्यूटन पूरा तो नहीं कर रहा, इसलिए sin थीटा आगे साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हमें पता है, एक 0 से एक 0 मर गया, 8 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 25, साइन 30 डिग्री होता है कितना, हाफ। सॉल्व कर लेंगे अब इसे, 8 25 जा 200, 200 डिवाइडेड बाई 2 100, 100 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है 10 न्यूटन मीटर। अब इसका वो भी लगा के देख ले कि वो क्या साइन लगा के देख ले। देखो भाई F3 इन दो फोर्स को मानो है ही नहीं। अब इसको देखो, ये वाली फोर्स जब इस पे लगेगी तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, अरे भैया ये फोर्स देखो यहां लग रही है, ऐसे घुमाएगा ये चीज। जब ये चीज ऐसे घुमाएगी तो ये कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, यानी कि ऐसे घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि आपके पास यहां जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है +10 न्यूटन मीटर। ये बलूचिस्तान बोर्ड के एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम से लिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब इसी के अंदर एक चीज उन्होंने नहीं बोली, अगर हम खुद से निकाल लें, अगर मैं आपको बोलूं मुझे नेट टॉर्क बताओ, भाई नेट टॉर्क से क्या मुराद है। देखो भैया, घर में आप बोलते हो आज खाने में ये बनाया जाए, बड़ा भाई बोलता है खाने में ये बनाया जाए, तो दोनों चीजें तो नहीं बनती ना, एक चीज बनती है। बड़े भाई की बात मानी जाती है क्योंकि वो डोमिनेट होता है। सेम इज द केस हियर। F3 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ये जो F1 है ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो रॉड जो है, ये जो रॉड है, ये जो बार है, ये ऐसे डिस्को डांस तो नहीं करेगी, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, कि आधी बात ऊपर वाले की रख ली आधी बात नीचे वाले की, ऐसा तो नहीं होगा। टॉर्क आपने निकालना है, नेट टॉर्क कितना है। नेट टॉर्क का मतलब कहां घूम रही है और कितने टॉर्क से घूम रही है। तो भाई साहब नेट टॉर्क निकालने का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, +-τ1 +-τ2 करते करते +-τn। अगर n नंबर ऑफ टॉर्क एक्ट कर रहे हैं एक बार के ऊपर, एक रॉड के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे रोटेट कराने के लिए, तो यहां से आप नेट टॉर्क निकाल सकते हो। यही काम हम इक्विलिब्रियम में भी करेंगे, जहां नेट टॉर्क 0 आ रहा होगा उसी को हम कहेंगे ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी, ठीक है। तो अगर मुझे नेट टॉर्क निकालना है बॉडी के ऊपर, तो जनाबे वाला नेट टॉर्क, पहला टॉर्क कितना लग रहा है -8 न्यूटन मीटर, दूसरा टॉर्क कितना लग रहा है 0, कुछ है ही नहीं, ये कितना लग रहा है +10 न्यूटन मीटर। तो नेट टॉर्क कितना आ रहा है +2 न्यूटन मीटर। प्लस साइन बता रहा है कि बॉडी कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बता रहा है कितना टॉर्क उसे घुमाने का सबब बन रहा है 2 न्यूटन मीटर। समझ गए, यानी कि ये रॉड इन सारी फोर्सेस के नतीजे में घूमेगी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितने टॉर्क रोटेट कर रहा है इसे 2, ये वही है। एक बॉडी है, एक फोर्स लग रही 10 न्यूटन, एक फोर्स लग रही 8 न्यूटन, बॉडी दोनों जगह तो नहीं जाएगी, 10 न्यूटन वाली फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी। कितनी फोर्स है 10 - 8। तो अनबैलेंस फोर्स रिस्पॉन्सिबल थी बॉडी को एक्सेलरेट करने में, चेक करो। अनबैलेंस टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को एंगुलर डायमेंशन में एक्सेलरेट करने में। सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, -8 + 8 बैलेंस हो गया, एक्स्ट्रा कितना बचा +2, तो वो अनबैलेंस टॉर्क है। ठीक है भैया, कॉपी कर लो, एक आधा सवाल और करते हैं।
अब देखो मेरा बेटा, अभी तक की हमने जितनी कहानी पढ़ी है उससे रिलेटेड एक पास पेपर का क्वेश्चन आपके सामने है। ई कैट 2017 जो यूईटी के लिए होता है और पंजाब में अंडर डिफरेंट कॉलेजेस के लिए होता है, और आगा खान 2018 में भी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करेंगे पहले और एक बार खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सवाल कहता है सिस्टम ऑफ टू व्हील्स फिक्स टू ईच अदर। अच्छा, दो व्हील्स का सिस्टम है, दोनों एक दूसरे से फिक्स हुए हैं, मतलब एक बड़ा व्हील है एक छोटा व्हील है, दिख रहा है, एक बड़ा व्हील है और एक छोटा व्हील है, फिक्स हुए हैं। फिक्स होने का मतलब क्या है, दोनों व्हील्स अलग अलग नहीं घूम सकते। भाई फिक्स है ना, अगर मैं एक व्हील के ऊपर दूसरा व्हील चिपका दूंगा, दो मार्कर को आपस में चिपका दूंगा तो दोनों साथ में घूमेंगे, अलग थोड़ी घूमेंगे। Fixed to each other is free to rotate about a frictionless axis through the common center of wheels and perpendicular to the page। यानी कि ऐसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट में ये दोनों व्हील्स ऐसे या ऐसे जैसे भी दिल करे घुमा सकते हो। फोर फोर्सेज आर एक्सर्टेड टेंजेंशियली। टेंजेंशियली मतलब एक ऐसे लग रही, एक ऐसे लग रही, एक ऐसे लग रही, एक ऐसे लग रही, चार फोर्सेज लग रही हैं टू द रिम ऑफ द व्हील। रिम कहते हैं बाउंड्री को। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज। इसका आपने क्या करना है, नेट टॉर्क मालूम करना है, जैसे अभी कराया है, सिमिलर क्वेश्चन है। देखो भैया, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 है, ये फोर्स 3 है, ये फोर्स 4 है। मैं क्या करूंगा, सबका टॉर्क निकालूंगा। टॉर्क 1 निकालो भाई, क्या फॉर्मूला है, F इंटू डी या R F परपेंडिकुलर। तो भैया डिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3R है भाई, 3R है ना, डिस्टेंस 3R है तो डिस्टेंस भी 3R होगा, रेडियस 3R है तो डिस्टेंस 3R होगा, और फोर्स कितनी लग रही है 2F। 3 2 6Fr न्यूटन मीटर। और भाई साहब इन सबको भूल जाओ, अगर ये फोर्स लगेगी तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज टॉर्क कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब टॉर्क 2 पे आ जाओ जरा, टॉर्क 2 ये रहा भाई, टॉर्क 2, ठीक है, ये टॉ है। F इंटू डी, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2R होगा भैया, इसका रेडियस 2R है। और आपको पता है ना, रेडियल लाइन और टेंजेंट लाइन तो हमेशा आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो भाई ये 2R और ये कितना आ गया, 2R मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ गया, F आ गया। भाई फोर्स कितनी लग रही है, F लग रही है। 2 1 जा 2 तो ये हो जाएगा 2Fr न्यूटन मीटर। और सबको भूल जाए, सिर्फ इसको देखें तो ये ऐसे घुमाएगा, इसकी वजह से ये पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आ गया प्लस 2Fr। अब क्या निकालना है जनाब, टॉ 3 निकालना है। टॉ 3 का है भैया, ये रहा टॉ 3, इसका निकालना है। तो भाई पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहां तक का फासला 3R है भाई, 3R है ना यहां से यहां तक का, ठीक है। तो ये हो गया 3R मल्टीप्लाई बाय ये फोर्स कितनी लग रही है, F। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3Fr न्यूटन मीटर। सबको भूल जाओ, इसको देखो, ये अगर ये सिर्फ एक ये लगेगा तो सिस्टम ऐसे घूमेगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। अब ये निकालना है टॉ 4, टॉ ड्यू टू फोर्स नंबर 4, इसका निकालना है। तो भाई इसका भी पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3R, और जो फोर्स लग रही है वो इसके डिस्टेंस के परपेंडिकुलर लग रही है, ठीक है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर, अलोंग द टेंजेंट लग रही है, यहां दिया हुआ है, अलोंग द टेंजेंट फोर्स लग रही है, ठीक है। तो वो रेडियल लाइन के कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। रेडियल लाइन और टेंजेंट एक पॉइंट पे क्या होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, पढ़ी है सर्कुलर मोशन में बात। तो 3R और ये फोर्स कितनी लग रही है, F के बराबर लग रही है। तो भाई साहब ये भी क्या बन गया, 3Fr बन गया। और सबको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, ये लगेगा तो भी ये ऐसे घूमेगा, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो भाई साहब ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव। अब क्या करना है, आपने नेट टॉर्क निकालना है। नेट टॉर्क कैसे आएगा, सारे टॉर्क को जमा कर देंगे, -6Fr प्लस 2Fr प्लस 3Fr फिर से प्लस 3Fr, ठीक है। -6 से ये +6 मर गया, क्या बना भाई, नेट टॉर्क क्या बना, प्लस का 2Fr। तो सीखा गया आपने, कहां घूमेगा ये आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और कितने रिजल्टेंट टॉर्क से घूमेगा, 2Fr टॉर्क से घूमेगा। सही है भाई, कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब अगर सवाल में आपको वेक्टर्स दिए हुए हो तो कैसे करना है वो भी देख लो। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन और मेंशन है, कहता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F इक्वल्स I कैप माइनस 2J कैप passes through a point whose position vector is this।
यानी कि बच्चे ये जो आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ना, ध्यान में रखिएगा, ये दिया है आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। सवाल करो, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स लाई कर रही है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मिल गया भाई। लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसी पॉइंट से गुजरेगी ना जहां फोर्स लग रही होगी, सिंपल। अरे भैया इस पॉइंट के अलोंग फोर्स लग रही है, तो ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, उस पॉइंट से पास कर रही है। तो आपको ये जो पॉइंट दिया हुआ है बेसिकली क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। सर ये टॉर्क पढ़ते पढ़ते अचानक से मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आ गया? देखो समझो, टॉर्क को ही हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। वजह अभी क्या पढ़ा आपने? टॉर्क बराबर था F इंटू डी। डी से क्या मुराद थी? मोमेंट आर्म। अच्छा, हमने क्या पढ़ाया था? टॉर्क बराबर है R क्रॉस F के। यहां चेक करो, R क्या था आपके पास? पोजीशन वेक्टर। और उसका मैग्नीट्यूड क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड F साइन थीटा। याद आ रहा है? अगर मैं R का आपको इसका इसी फॉर्मूले को मैंने आपको ऐसे लिखना सिखाया था कि टॉर्क बराबर है आर एफ साइन थीटा के। ये आर क्या है? मोमेंट आर्म। किसके दरमियान में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड एफ साइन थीटा। तो मोमेंट आर्म ही है। तो टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स तो लिख लेना अपने पास। तो टॉर्क ही पूछ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन, यानी कि आपका जो वो है ना मेरा बेटा, क्या है? जो आपका पॉइंट है जिसके अबाउट में रोटेशन आ रही है वो ओरिजिन है। और ओरिजिन का जब हम वेक्टर डिफाइन करते हैं ना, ओरिजिन का वेक्टर होता है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाई थी, पहले मैं पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं। देखो मैंने आपको बताया था टॉर्क बराबर होता है मेरा बेटा r क्रॉस f के। f से मुराद फोर्स है, ये रही। r से क्या मुराद होती है? R से मुराद मैंने आपको बताई थी अ वेक्टर दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। यही बात लिखवाई थी, पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। मान लो कि मेरा बेटा हम जिस अभी केस के अंदर बात कर रहे हैं ये है बच्चे ओरिजिन यानी कि O पॉइंट, और यहां पे मेरे पास पॉइंट P है जहां पे कोई फोर्स लग रही है। ये फोर्स लग रही है और आपको फोर्स का वेक्टर गिवन है, ये रहा आई कैप माइनस का 2j कैप। आपको अभी ये आर वेक्टर चाहिए जो आपको नहीं पता। ये पॉइंट P है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर भी आपको गिवन है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, ये रहा माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये आपको गिवन है। आपको आर वेक्टर नहीं पता, आपको आर वेक्टर चाहिए। आर वेक्टर के लिए ये वाला वेक्टर पता होना चाहिए। ये क्या है? पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट में बॉडी घूमेगी। तो मैं पता है ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन क्या होता है? 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। सही है। अब मैंने ये वेक्टर निकालना है कहां से कहां तक? पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। तो इसको मैंने नाम दे दिया OP वेक्टर। भाई साहब OP वेक्टर कैसे निकालेंगे? P वेक्टर के कोऑर्डिनेट माइनस O वेक्टर के कोऑर्डिनेट। तो हमेशा आप यही काम करोगे, हमेशा आप क्या करोगे? ध्यान में रखिएगा, आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को माइनस करोगे पॉइंट ऑफ रोटेशन से। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये क्या है आपका? पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे जा रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ध्यान में रखिएगा, माइनस कर देंगे किससे? पॉइंट ऑफ रोटेशन के पोजीशन वेक्टर से। चलो करके देखते हैं। ओपी वेक्टर में भी डिस्कस किया था, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो भैया फाइनल क्या है यहां पे? माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ये वेक्टर क्या है? ओ है। ओ का मतलब सारी चीजें 0 0 0, माइनस जे कैप प्लस के कैप डायरेक्टली आ जाएगा भाई। माइनस जे कैप माइनस 0 जे कैप माइनस जे कैप आएगा, प्लस के कैप माइनस 0 के कैप प्लस के कैप आएगा, 0 आई कैप माइनस 0 आई कैप 0 होगा। सर तो ये तो डायरेक्टली आ गया, आपने इतनी लंबी क्यों करी समझाने में? अभी अगले पार्ट में नजर आएगा। हौसला हौसला, ठीक है, अभी अगले पार्ट में नजर आएगा। ये इतनी लंबी चौड़ी जो गुफ्तगू करी है ये जहन में रखिएगा। ये वो वेक्टर है आर जो आप यहां पे पुट कर रहे होगे पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। ठीक है, अब तो खैर आपको मिल गया ना। अब क्या करना है भाई? आपको आर वेक्टर मिल गया। आर वेक्टर क्या आ रहा है आपके पास? पार्ट ए में आर वेक्टर आ रहा है, अगर मैं तीनों कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखूंगा तो भाई आई कैप नहीं है, यानी कि 0 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और जो आपको फोर्स वेक्टर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? आई कैप माइनस 2 जे कैप, और आगे के कैप नहीं है तो 0 के कैप हो गया। अब भैया क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हमें आता है, चलो सीख लेते हैं जल्दी से।
टॉ जो कि है आर क्रॉस एफ, ठीक है, विल बी इक्वल टू, ऐसे मॉड बनाएंगे आई कैप जे कैप के कैप। ये सब चीज वेक्टर्स में ऑलरेडी सिखा चुका हूं। पहला वेक्टर कौन सा है, आर, आर के कोऑर्डिनेट्स 0 -1 1, 0 -1 1, एफ दूसरा वेक्टर 1 -2 0, 1 -2 0 आ गया भाई। अब एक्सपेंशन होगी, आई कैप को हटा दिया, आई का कॉलम आई की रो गई, ये आई का कॉलम आई की रो, -1 1 -2 0, -1 1 -2 0 माइनस जे कैप। भैया अगर किसी को भी इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो क्रॉस प्रोडक्ट देख लो, जे का कॉलम जे की रो गई, 0 1 1 0, 0 1 1 0 प्लस के कैप, के का कॉलम के की रो गई, 0 -1 1 -2, 0 -1 1 -2। सिंप्लीफाई कर लेंगे अब उठा के भैया, चलो आई कैप एज इट इज रहा, -1 0 जा 0, माइनस फॉर्मूले का आ गया, माइनस प्लस जा माइनस, 1 2 जा 2, माइनस माइनस हो गया ये +2, माइनस जे कैप आया, 0 0 जा 0, माइनस फॉर्मूले का आ गया, 1 1 जा 1 प्लस के कैप, 0 -2 जा 0, माइनस फॉर्मूले का आ गया, 1 1 जा 1 और ये माइनस साइन भी आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस आ गया। सॉल्व कर लेंगे, क्या आता है, 2 आई कैप, -1 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये आ रहा है मेरा बेटा हमारे पास टॉर्क अबाउट ओरिजिन। अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगेगी और अबाउट द ओरिजिन आपने टॉर्क निकालना है तो भाई साहब ये आंसर आएगा। कभी कभार आपका एग्जामिनर आपको इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी कह देगा, तो भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √x² + y² + z²। आई के पीछे जो भी लिखा है वो x है, जे के पीछे जो भी लिखा है वो y है, 1 लिखा हुआ है, के पीछे जो भी लिखा है वो z है। तो भाई 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, 5 + 1 6, √6 न्यूटन मीटर आपके पास टॉर्क आ रहा है अबाउट द ओरिजिन। समझ आ गई, अच्छा एकदम बेहतरीन हो गया। एक काम आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके यहीं पे टॉ = F×R लगा के जरा इसका आंसर निकालना। क्या करना, F×R से इसका आंसर निकालना। जब आप F×R से आंसर निकालोगे तो आपको पता चलेगा ये सारे साइन उलट आ रहे होंगे, -2 आई कैप, -j कैप, -k कैप। मैंने इसी लेक्चर के स्टार्ट में बताया था R×F आउटवर्ड है तो F×R इनवर्ड है। साइन का पंगा आता है भैया, साइन का पंगा तो देखना, इसलिए मैंने कहा था टॉर्क का फॉर्मूला R×F है, F×R नहीं है। लिख लेना नोट्स बना के, भूल जाओगे वरना। दूसरी चीज समझिएगा अभी जरा, मैंने आपको क्या बात बताई थी, मैंने आपको कहीं पे भी लिखवाया था, स्टार्ट में नोट्स में चेक करो लिखा होगा, जो टॉर्क है R×F से आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, जो आंसर वाला वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है उन दोनों वेक्टर के जिसके क्रॉस प्रोडक्ट से वो आया है। और हमने साबित किया था टॉर्क R और F के परपेंडिकुलर है। चेक करें, चेक करते हैं। ये आपके पास आया टॉर्क, मुझे चेक करना है कि क्या टॉर्क F के परपेंडिकुलर है या नहीं है। चेक करें जरा, वेक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0। सही है। अगर किसी को ये चीज नहीं आती या नहीं याद तो 5 मिनट वीडियो स्किप करके आगे चले जाओ। जिसको याद है उसके लिए जबरदस्त चीज बता रहा हूं, देखो फिजिक्स कैसे आपस में मिली हुई है। कॉन्सेप्ट अगर आपके तगड़े हैं तो हर जगह चलोगे। ये टॉर्क निकाला है तो टॉर्क का जो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स के साथ वो 0 आना चाहिए। चेक करो जरा, ये क्या है, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, ये क्या है, आई कैप माइनस का 2 जे कैप। यहां क्या है भाई, 2 है और इसके पीछे 1 है तो भाई 2 1 हो गया 2। ये क्या है, 1 है इसके पीछे और इसके पीछे क्या है, -2, तो प्लस माइनस जा माइनस और 1 2 जा 2। के पीछे 1 है, वहां के पीछे 0 है तो 1 0 जा 0, 2 से 2 मर गया। टॉ डॉट एफ क्या आ रहा है, 0। सिमिलरली आप, ये टॉर्क है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, टॉ डॉट आर निकालो वो भी 0 आएगा। देखो 2 0 जा 0, ये +1 ये -1, प्लस माइनस जा माइनस तो j डॉट j 1 यहां से आएगा -1 प्लस प्लस जा प्लस 1 1 जा 1, -1 + 1, टॉ डॉट आर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दिमाग के ढक्कन खुले। तो टॉर्क परपेंडिकुलर होता है आर के भी और एफ के भी। मैंने ये नहीं कहा आर और एफ भी परपेंडिकुलर होंगे, कोई लाजमी नहीं है, ठीक है। आर और एफ, अभी कितने सारे क्वेश्चन देखे जिसमें आर और एफ परपेंडिकुलर नहीं था तो हम एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया करते थे। तो आर और एफ का आपस में परपेंडिकुलर होना कोई लाजमी नहीं है, सही। तो टॉर्क आर और एफ के साथ हमेशा टॉर्क कैसा होगा, परपेंडिकुलर साबित करते हैं। अब इसका पार्ट भी देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसका पार्ट एक बार खुद से कर लो
और फिर पार्ट बी अटेम्प्ट करने की एटलीस्ट कोशिश जरूर कर लो, जितनी बातें बताई हैं उसको देखते हुए, तो आपका मसला अच्छे से हल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सब इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है भाई, ये सब चीज जाहिर है। ये तो पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू रोटेशनल काइनेमैटिक्स या रोटेशनल डायनामिक्स। अभी आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी इसमें। ठीक है, ये चैप्टर पता नहीं क्यों बच्चों को मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं है, बस बेसिक में थोड़ा टाइम लगाओ, हलवा चैप्टर है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? अगला कहता है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। अब ये है मेरा बेटा पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट में मालूम करना है। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। जो आपका आर वेक्टर होता है वो कैसे आता है? आर वेक्टर कहां से कहां होता है? अजान हो जाए फिर चलते हैं। देखो मेरा बेटा, आपने इस पॉइंट के अबाउट में निकालना, यही कह रहा है अबाउट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। तो आपका जो आर वेक्टर आप यहां पुट करते हो आर क्रॉस एफ में, वो आपका वेक्टर होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। ठीक है, अब समझिएगा जरा, ये मान लो मेरा बेटा आपके पास ये जो वेक्टर, ये जो पॉइंट दिया हुआ है जिसके अबाउट में रोटेशन मालूम करनी है, वो ये है। इस पॉइंट को आपने मान लिया भाई ये कोई पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट ए, और यहां कहीं पे आपके पास फोर्स लग रही है। इस पॉइंट को आपने कह दिया ये आपका पॉइंट पी है जिसके यहां फोर्स लग रही है। ठीक है, अब जो बच्चे फोर्स लग रही है वो तो आपको गिवन है, मान लो ये फोर्स लग रही है यहां पे एफ, आपको एफ का वेक्टर गिवन है, लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको यहां से लेके यहां तक का ये वाला वेक्टर चाहिए जिसको आपने आर का नाम दिया है। ठीक है, इसको आपने यहां कहीं पे कह दिया ये पॉइंट ए है। समझिएगा बच्चे बात को गौर से। अब ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट में आपने इसकी रोटेशन मालूम करनी है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। अब क्या करा जाएगा? देखो भाई, यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर आर ए, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये आपको गिवन है, ये रहा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है आर पी, ये भी आपको गिवन है। ऐसे ही है भैया। अब आपको ये मालूम करना है कैसे निकालेंगे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वाला जो होगा आर पी, इसमें से माइनस कर दोगे आप किसको? आर ए को। यही सिखाया था अभी, इसमें से इसको क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। पीछे वाले केसेस के अंदर ये हमेशा ओरिजिन पे होता था, जब ओरिजिन पे होता है तो जो ये होगा वो एज इट इज आ जाएगा। इसलिए बच्चा डायरेक्टली ना इतनी वो उसमें जाता ही नहीं है डिटेल में, वो डायरेक्ट ये बात ध्यान में रखता है कि जो आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दिया हुआ है वही बेसिकली आपके पास क्या है, आर है, उसको डायरेक्ट पुट करना है। हमेशा लाजमी नहीं है, वो तब होगा जब अबाउट द ओरिजिन निकालेंगे, क्योंकि ओरिजिन का जो वेक्टर होता है पोजीशन वाला वो 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप होता है। अब आपके सामने ये सवाल आया है। ठीक है, अब इसके अंदर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज समवेयर एल्स अदर देन द ओरिजिन। तो आप पहले ये निकालोगे आर पी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है? आई कैप प्लस के कैप माइनस जिस पॉइंट के अबाउट में निकालना है, सॉरी आर पी से मुराद थी जो जहां पे आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसका ये दिया हुआ है, माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस जिस पॉइंट के अबाउट में निकालना है वो गिवन है आई कैप प्लस का के कैप। समझ आती है बात की हमें? बेहतरीन है, पुट कर दे। अच्छा, यहां आई कैप नहीं है, इसको पहले ओपन कर लो ना, माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस प्लस द माइनस के कैप। ये और ये मर गया, रीअरेंज कर लेते हैं आई जे के की टर्म में, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। ये हमारे पास आ गया आर, और एफ वेक्टर तो हमें पहले से पता है भैया। एफ वेक्टर क्या आ रहा है? एफ वेक्टर आ रहा है आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 0 के कैप। ठीक है, आर क्रॉस एफ करना है टॉर्क निकालने के लिए, तो भाई साहब ये आ गया आई जे के। आर पहला वेक्टर -1 -1 0, -1 0, सही लिखा है ना, -1 0। ठीक है, दूसरा 1 -2 और 0, 1 -2 और 0। ठीक है, अब आई चला गया, आई का कॉलम आई की रो, -1 0 -2 0, -1 0 -2 0, माइनस जे, ये गया -1 0 1 0, भाई ये गया -1 0 और 1 0 प्लस के कैप, ये गया -1 -1 1 -2, -1 -1 और 1 -2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, ये 0 ही हो गया, माइनस जे कैप, 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, ये भी 0 ही हो गया। ठीक है, प्लस के कैप, माइनस माइनस ज़ा प्लस, 2 1 ज़ा हो गया 2, माइनस आ गया फॉर्मूले का, 1 1 ज़ा 1, -1 आएगा क्योंकि 1 -1 ज़ा -1 होगा, तो ये हो गया +1। ठीक है, ये 0 2 + 1 क्या होता है भाई साहब?
3k कैप। क्या आंसर आ रहा है? 3k कैप आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 3 आएगा और डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग z एक्सिस आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात की? समझ आ रही है? आप एक और तरह से भी नोट कर सकते हो कि टॉर्क परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। नोट करो, F लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। जो आपका ये पोजीशन वेक्टर था ये भी लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। तो इसके क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है, अलोंग z आ रहा है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी निकाल के चेक कर लेना, आंसर आपका क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। ठीक हो गया? तो भाई साहब ये हमारे पास क्वेश्चन था। चलो कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, इसी चीज को अगर हम आगे लेके चलते हैं अगर मान लीजिए मेरा बेटा ये मेरे पास एक कोई रॉड है मिसाल के तौर पे, इस पॉइंट के ऊपर ये पिवट हुई हुई है और ये ऐसे अबाउट दिस पॉइंट ऑफ रोटेशन ऐसे रोटेट करने की सलाहियत रखती है, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एट द पॉइंट ऑफ रोटेशन। कहां अप्लाई कर रहा हूं? एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन या एट द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो भाई साहब इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसका मोमेंट आर्म क्या है? 0 है। मिसाल ले लो, आपके घर में दरवाजा होगा जो ऐसे खुलता होगा। दरवाजा जहां से दीवार से लगा हुआ है, अगर आप उस पॉइंट पे फोर्स लगाओगे दरवाजा ना खुलेगा ना बंद होगा। ट्राई करके देख लेना, क्योंकि वो मोमेंट आर्म है। देखो दरवाजा कैसे खुलता है? ऐसे खुलता है। ये जो है ना, ये जहां दीवार के साथ लगा हुआ है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप यहां से फोर्स लगाते हो, दरवाजा ऐसे खुलता हुआ आता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर फोर्स लगाते हो, आप फोर्स लगाते हो, ये मोमेंट आर्म होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, दरवाजा रोटेट करता हुआ आता है। रोटेट कैसे कर रहा है? ऊपर से देखो तो एक क्वार्टर सर्कल पूरा करता है। क्वार्टर सर्कल, अगर आपने कभी किसी बिल्डर का नक्शा देखा हो तो उसमें दरवाजे को ऐसे क्वार्टर सर्कल में खुलता हुआ भी दिखाया जाता है। तो क्या नोट करोगे? अगर आपकी जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लग रही होगी तो उसकी वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब इसी के अंदर बच्चे हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सारे हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। अब मान लो बच्चे ये हमारे पास कोई एक रॉड है जो सेंटर से पिवट हुई हुई है, ऐसे सेंटर से पिवट हुई हुई है, ऐसे ऐसे गोल 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 घूम सकती है। अब मैंने क्या किया? मैंने इसके ऊपर मेरा बेटा ऐसे यहां पे एक फोर्स लगाई और मैंने यहां पे एक फोर्स लगाई। ठीक है, मैंने पेयर ऑफ फोर्सेस लगाया है। गौर से देखो, 2 फोर्सेस हैं, ये कहलाता है पेयर ऑफ फोर्सेस। इन पेयर ऑफ फोर्सेस की या इन 2 फोर्सेस की खास बात क्या है? चेक करो, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। इसका भी मैग्नीट्यूड F, इसका भी मैग्नीट्यूड F। अगर ये 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन। अच्छा, और इनका डायरेक्शन कैसा है? इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। चेक करो, एक का डायरेक्शन नीचे, एक का डायरेक्शन ऊपर। इनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, यह होना लाजमी है। इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट है। सर कैसे? बच्चे लाइन ऑफ एक्शन क्या है? वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स लगती है। तो भैया इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक का अलग एक का अलग। लाइन ऑफ एक्शन दिख रहा है? ये 2 फोर्सेस मिलाकर कपल कॉन्स्टिट्यूट करती है। क्या करती है? कपल। कपल क्या करता है? बॉडी को रोटेट करता है। सर टॉर्क भी तो यही कर रहा है। हाँ, ये वही चीज है, इसको आप टॉर्क से भी कर सकते हो। ठीक है, आप इंडिविजुअल इसका अलग निकालो, टॉर्क इसका अलग निकालो, ऐड कर दो जैसे निकालना सिखाए, एक ही बात है। या टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? F इंटू डी। सर ये तो वही टॉर्क वाला है, बिल्कुल वही वाला है, बस इसमें F से मुराद फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इसमें D से मुराद होती है कपल आर्म। D से क्या मुराद है? कपल आर्म। कपल आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस दैट आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल। 2 फोर्सेस के दरमियान कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रही है? कपल कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। सही है, टॉ इक्वल F इंटू डी, सब कुछ वही है। आप नोट करो, जब इस फोर्स को इस रॉड पे लगाओगे तो भाई साहब ये ऐसे घुमाएगी, यहां पे ऐसे। ये कौन सी रोटेशन है? क्लॉकवाइज। ये वाली फोर्स यहां लगेगी तो ये ऐसे घुमाएगी। ये क्या है? ये भी क्लॉकवाइज है भाई। कैसे भाई? घड़ी की सुई में 1 2 3 घड़ी ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज। ये ऐसे घुमा रही है, 8 9 10 11, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रही है। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आगे सेकेंड ईयर के अंदर जब गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो इसको नोट्स में लाजमी डाल लेना। क्या पढ़ा? अगर 2 फोर्सेस एक्ट करें, 3 कंडीशन है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट और लाइन ऑफ एक्शन शुड बी डिफरेंट। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए फिर क्या होगा? देखो समझो, ये मान लो रॉड है, ऐसे सेंटर से पिवट हुई हुई है। ठीक है,
यहां पे आपने एक फोर्स लगाई, यहां एक और फोर्स लगा दी, मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है, लेकिन मसला यह है कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, कॉमन है। लाइन ऑफ एक्शन दोनों का कैसा रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है। तो इस केस के अंदर कोई कपल प्रोड्यूस नहीं होगा, इफेक्टिव टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इसको यूं भी कह सकते हो, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पे कपल आर्म क्या है, जीरो। कपल आर्म क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। यहां पे दोनों फोर्सेस एक ही जगह पे हैं, तो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। टॉ इक्वल्स एफ इंटू डी। एफ क्या है, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड रख देना, बराबर ही है, और डी क्या है, कपल आर्म। मैंने अभी कहा यही काम आप उससे भी कर सकते हो, किससे, टॉर्क से भी कर सकते हो। चलो टॉर्क से करके दिखा देते हैं आपको। इसको कहता हूं ये फोर्स 1 है, इसे कहता हूं ये फोर्स 2 है। तो मुझे नेट टॉर्क निकालना है। नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क होगा प्लस माइनस टॉ 1 प्लस माइनस टॉ 2, जो अभी सीखा था हमने, इसको भी इंक पे लाने वाली है। अगर मैं इसका निकालता हूं टॉ 1, तो टॉ 1 कैसे आएगा, जो परपेंडिकुलर फोर्स है मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। यहां कपल आर्म नहीं आएगा, मोमेंट आर्म आएगा, टॉर्क है। मोमेंट आर्म ये होता है भाई, तो ये d/2 हो जाएगा। अरे भैया मोमेंट आर्म क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हो गया भाई d/2। अच्छा, और ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, ऐसे घुमा रहा है ना, ये क्या है, क्लॉकवाइज। अच्छा, इसको देख लो आप जरा, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो मुझे टॉ 2 निकालना है। टॉ 2 यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2। भाई ये टोटल d था, तो ये t/2 हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ रोटेशन से एक जितने फासले पे दोनों फोर्सेस लग रही है। अच्छा, पुट कर देंगे, f इसका भी है मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा d/2। नेट टॉर्क निकालेंगे, ये भी कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, चेक करो, क्लॉकवाइज। भाई ये पूरा ही क्लॉकवाइज है, ये। तो ऐसे बनाओ क्लॉकवाइज, ऐसे बनाओ क्लॉकवाइज, ऐसे बनाओ क्लॉकवाइज, ऐसे बनाओ। भाई जैसे दिल करता है बना ले यार, ये इतना हिस्सा ये रहा, इतना हिस्सा ये रहा, इतना हिस्सा, कैसे भी बना लो, क्लॉकवाइज ही है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो सीधा ऐड हो जाएगा दोनों, मतलब दोनों का साइन कॉमन है ना, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में, ऐड हो जाएगा, f कॉमन आ जाएगा, d/2 प्लस d/2 ब्रैकेट में आएगा तो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क f इंटू डी, और d क्या था, कपल आर्म। मैच कर रहा है, एक ही चीज हो गई, समझ आ गई। चलो कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब मान लो मेरा बेटा आपके पास ऐसे कोई डिस्क है, ये कोई डिस्क है आपके पास, ठीक है, ये कोई डिस्क है। डिस्क समझते हो, जैसे सीडी होती है, कोई डिस्क है, ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये अल्टीमेटली इसका क्या हो जाएगा बच्चे, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। भाई एक सीडी है जो ऐसे गोल 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 घूम सकती है, सीडी सर्कुलर डिस्क, ठीक है, गोल घूम सकती है। आपने क्या करा, आपने इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाई इन द अपर डायरेक्शन, ये आप फोर्स लगा रहे हो भाई, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का ये फासला हो जाएगा। ये अगर आपने पोजीशन वेक्टर की टर्म में बनाना है तो पोजीशन वेक्टर कहां से कहां होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का एक आ जाएगा, ठीक है भाई साहब, ये बन गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इस केस के अंदर टॉर्क जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, चेक करो जरा। भाई जब आप टॉर्क निकालोगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F, या ओपन कर लोगे टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो RF साइन थीटा, यही बनता है, सही है। ये R डिस्टेंस मौजूद है जो कि नॉन जीरो है, इसकी वजह से टॉर्क जीरो नहीं हो रहा। F साइन थीटा, भैया दरमियान का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सर एंगल तो टेल टू टेल होता है। अच्छा भैया इसको यहां लगा के देख लो, चलो ये F है, ये क्या है, R है, अभी भी एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री वो वाहिद एंगल है जिसमें हेड टू टेल एंगल लो या टेल टू टेल एंगल लो बराबर आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये भी मैक्सिमम है, मतलब टॉर्क तो असली तौर पे मैक्सिमम होना चाहिए। F की वैल्यू भी है, लेकिन उसके बावजूद टॉर्क आएगा जीरो। क्यों, टर्निंग नहीं हो रही, रोटेशन नहीं हो रही, डिस्क ऐसे घूम सकती है, गौर से सुनना, डिस्क ऐसे घूम सकती है। आप डिस्क पे फोर्स कहां लगा रहे हो, ऊपर, डिस्क ऐसे घूम सकती है, आप फोर्स कहां लगा रहे हो, ऊपर, टॉर्क नहीं आ रहा। स्टार्ट में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, अगर टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल ना हो तो टर्निंग इफेक्ट नहीं आने वाला। इसका जरा टॉर्क का डायरेक्शन निकालें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टॉर्क का डायरेक्शन निकालो। भाई ये आर को उठा के यहां ले आया या ऐसे एक्सटेंड कर लिया आर को, ये एफ है, ये आर है, आर क्रॉस एफ, सीधा हाथ पहले वेक्टर पे, फिंगर्स को कर्ल किया, थंब कहां आ रहा है, आउटवर्ड, थंब कहां आ रहा है, आउटवर्ड। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे था, टॉर्क कहां आ रहा है, ऐसे आ रहा है,
रोटेशन हो रही है? नहीं हो रही। तो अपना गलत कॉन्सेप्ट सही कर लेना। हर टॉर्क रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, अगर टॉर्क का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तभी वो टॉर्क क्या करता है? रोटेशन प्रोड्यूस करता है। आपके कोर्स में 99.99% ऑफ द टाइम जो सवाल आएंगे उसमें अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगा। ठीक है, कभी आज तक उसने ये वाला पॉइंट नहीं पूछा, लेकिन किताब में एक जगह ना बड़ा वेग अंदाज में ये बात लिखी हुई है। वेग कहते हैं जो मुबहम सी होती है ना, डायरेक्ट लिख दी बस उन्होंने कि टॉर्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द रोटेशन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं है तो वो टॉर्क भी टर्निंग इफेक्ट लेकर नहीं आ सकता। समझ आ गई? ये मिसाल से ध्यान में रखना, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो सर्कुलर डिस्क के अंदर अगर आप में रोटेशन लेके आनी है ना, तो आपको ऊपर के बजाय इसके ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगानी पड़ेगी। जब टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे ना, ऐसे देखो, आर वेक्टर ऐसे है, ये आर वेक्टर है, फोर्स ऐसे लगा रहे हो टेंजेंशियल, तो ये डिस्क कैसे घूमेगी? आर क्रॉस एफ अपवर्ड आ रहा होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ आ रहा होगा। ठीक है, हमने देखा कि जो हमारा टॉर्क है ना बच्चे, हम टॉर्क को कहते हैं, टॉर्क हमारे पास है रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स बच्चे, एनालॉगस कहते हैं एक ऐसी चीज को जो कि सिमिलर हो, प्रॉपर्टी सेम रखती हो। ये किसी ने नहीं कहा कि टॉर्क और फोर्स एक ही चीज है, ये कहा गया कि प्रॉपर्टीज कैसी हैं? सिमिलर हैं। ठीक है, इसी से एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो समझ लेना, जो कि हमारा आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, आप भी थक गए होगे। रोटेशनल एनालॉगस किसका है? फोर्स का। फोर्स जो काम लीनियर डोमेन में करती है, टॉर्क वही काम किसमें करती है? एंगुलर डोमेन में। मसलन फोर्स क्या करती है? लीनियर डोमेन में एक्सेलरेट करती है, लीनियर वेलोसिटी चेंज करती है, लीनियर मोमेंटम चेंज करती है। टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेट करती है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज करती है, एंगुलर मोमेंटम चेंज करती है। अगर लीनियर फोर्स ना लगे, अगर फोर्स ना लगे, अनबैलेंस फोर्स ना लगे, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अनबैलेंस टॉर्क ना लगे तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है, अब मिसाल से समझते हैं। सपोज कर लो कि बच्चे मेरे पास ऐसे कोई, या इसको इस तरह ना देखो, इस तरह ना देखो, अभी फंस जाओगे। ठीक है, अभी इसकी डेरिवेशन ना देखो, अगला पूरा लेक्चर ही हमारा इस पे तभी देखेंगे। इसको अभी सिर्फ यूं देख लो, सिर्फ एक इंट्यूशन से समझने की कोशिश कर लो, डेरिवेशन पे भी नहीं जाते। हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल्स एम ए। फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। ऐसे ही है, फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। इसी को जरा टॉर्क पे ले आओ। अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ को रोटेशनल डोमेन में लगाऊंगा, रोटेशनल मोशन पे लगाऊंगा, तो टॉर्क क्या करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और टॉर्क की वजह से एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। F इक्वल्स एम ए। अगर मैं यही वाली इक्वेशन लिखूं, F की जगह आ गया टॉर्क, A की जगह आ गया अल्फा, M की जगह आता है I। अगर मैं आपसे पूछूं मेरा बेटा, M से क्या मुराद है? M से मुराद मास है। मास क्या होता था? इनर्शिया। हमने पढ़ा था मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी कि वो कितने अच्छे से फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, स्टेट चेंज होने नहीं दे सकता। कोई ऑब्जेक्ट जितने अच्छे से फोर्स बर्दाश्त करे, रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहे, मोशन में ना जाए, मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहे, रेस्ट में ना आए, वो प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। लीनियर डोमेन में, ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया कहां से निकलता है? मास से। रोटेशनल डोमेन में मास वाला काम करता है आई। आई कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया है। फिर समझो, अगर एक बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, वो मूव कर रही है, आपने फोर्स लगाई, वो रेजिस्ट करेगी और मूव करती रहेगी जब तक कि फोर्स इतनी बड़ी और इस काबिल ना हो कि इनर्शिया को ओवरकम कर जाए। यहां पे क्या होगा? अगर एक बॉडी घूम रही है, वो घूमती रहेगी अनलेस एंड अनटिल टॉर्क इतना बड़ा ना हो, इस काबिल ना हो कि वो रोटेशनल इनर्शिया को ओवरकम कर जाए। तो जो काम M लीनियर मोशन में करता है, वही काम I एंगुलर मोशन में करता है। ये रोटेशनल इनर्शिया है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट टॉर्क सो दैट द स्टेट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम रेस्ट टू रोटेशन या रोटेशन से रेस्ट। वहां पे क्या था? फोर्स को रेजिस्ट करना। यहां क्या है? टॉर्क को रेजिस्ट करना।
फोर्स को रेजिस्ट करना ताकि रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में ना आए। यहां क्या, टॉर्क को रेजिस्ट करना ताकि रेस्ट से रोटेशन, रोटेशन से रेस्ट में ना आए। ठीक है, ये होता है इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। इसका हमारे पास अगर कोई बॉडी जिसका मास m है, पॉइंट मास, और वो मूव कर रही है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है mr²। अगर इसकी वो यूनिट देखोगे तो रोटेशनल इनर्शिया की, तो भाई साहब ये हो गया किलोग्राम, डिस्टेंस r क्या, डिस्टेंस है सेंटर से लेके जहां पे बॉडी मौजूद है वहां तक का, तो भाई मीटर स्क्वायर। तो रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अभी अगला लेक्चर पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, ठीक है, अभी मजीद आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चे, हमने ये देख लिया कि टॉर्क रोटेशनल एनालॉगस है किसका, फोर्स का। तो अगर वर्क पावर एनर्जी जो हम पढ़ चुके, हमें ये बात पता है अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी और बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो हम कहते हैं वर्क इज डन। अब सोचो, अगर किसी बॉडी पे टॉर्क लगा, ऐसी फोर्स जो रोटेशन लेकर आया, और बॉडी ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करी, बॉडी यहां थी, रोटेट करती हुई ऐसे आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करी, टॉर्क लगा, भाई टॉर्क लगा तभी तो रोटेशन आई, भाई पहले रेस्ट में थी, अब यहां पे आई, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी, टॉर्क लगा तो यहां से यहां पे आई, तो इसने कुछ वर्क डन किया। अब जो वर्क डन आप निकालते हो, वर्क डन बाय टॉर्क, इसका फॉर्मूला होता है टॉ इंटू डेल्टा थीटा। टॉर्क क्या है, फोर्स का एनालॉगस, डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही है। यहां पे हमारे पास पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना काम किया, वर्क डन आप कैसे निकाल रहे हो एंगुलर डोमेन में, टॉ इंटू डेल्टा थीटा अपॉन में क्या आ रहा है, डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो रोटेशनल पावर अगर आपने निकालनी हो तो रोटेशनल पावर कहां से आती है, टॉ ओमेगा से आती है। सही है। इसका एक सवाल माजी में आया हुआ है, वो जल्दी से देख लो, जो हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन बनता है। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो हमारे पास पेपर नम्स 2021 में आया हुआ है। कहता है फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्लाई व्हील आपने कभी किसी शुगर केन का जो जूस बेचता है, गन्ने का जूस, उसका देखा है, वो जो घूम रहा होता है वो फ्लाई व्हील होता है। अ फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट 50 रेडियन पर सेकेंड। इट मस्ट बी ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। उसे रेस्ट पे लाना है। अगर गाड़ी चल रही हो, उसे रेस्ट पे लाने के लिए ब्रेकिंग फोर्स लगती है, वर्क डन करना पड़ता है। इसको रेस्ट में लाने के लिए ब्रेकिंग टॉर्क लगेगा, वर्क डन करेगा। फाइंड द वर्क टू बी डन। सही है। वर्क डन का हमारे पास एंगुलर डोमेन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, टॉर्क वर्क डन बराबर है किसके, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा के। कितना टॉर्क लगा, कितना एंगल कवर हुआ, इससे आएगा। तो टॉर्क आपको नहीं गिवन, कितना एंगल है वो भी नहीं गिवन। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं, जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एंगुलर डोमेन में लगाई जा सकती हैं जब तक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, और हमारे कोर्स में वही शामिल है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूं तो ओमेगा एफ विल बी इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा इंटू टी बन जाएगा ये। ठीक है बच्चे, तो ओमेगा एफ की जगह पे फाइनल कितनी है, 0। ओमेगा आई कितना है, 50 प्लस एल्फा इंटू टी, टाइम कितना है बच्चे, 10 सेकेंड। ठीक है, इसको वहां ले जाएंगे तो माइनस का 50 विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ एल्फा, ऐसा ही है। अच्छा, 0 और ये चला गया, तो बच्चे एल्फा कितना आ रहा है, माइनस का 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। भैया माइनस साइन क्या बता रहा है कि डिसेलरेशन हो रही है, वो हमें वैसे भी पढ़ के समझ में आ रहा था कि वेलोसिटी कम हो रही है। अब क्या निकालना है, अब आपने निकालना है थीटा। ठीक है, थीटा चाहिए। थीटा के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, थर्ड भी अप्लाई कर सकते हो, और सेकंड भी कर सकते हो। मैं थर्ड लगा रहा हूं, 2as एल्फा इंटू थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। ठीक है, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा एफ कितना आया, 0। ओमेगा आई कितना आया भाई, 50, तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल्फा। एल्फा कितना है, माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 50 मल्टीप्लाई बाय 50। ये माइनस जो है 50 के साथ नहीं है भाई, ये माइनस फॉर्मूले का है, तो ये अलग रहेगा, 50 इंटू 50 अलग हो गया, अपॉन में
माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस से माइनस मर गया, 5 10 सा क्या हो गया 50 और 2 25 सा ये हो गया, ठीक है। 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 250 रेडियंस। यानी कि अगर आपने इसको 10 सेकंड में रोकना है तो भाई ये एंगुलर एक्सेलरेशन होगी और इतने रेडियन वो कवर करेगा। जनाब टॉर्क का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा था, I इंटू एल्फा, न्यूटन के सेकंड लॉ से निकाला, F इक्वल्स ma से, ठीक है। अच्छा ये भी हम ड्राइव करेंगे अभी अगले लेक्चर के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला है, ठीक है। F इक्वल्स ma से ही ड्राइव होगा, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टे हाथ पे टॉ बन जाएगा, सीधे हाथ पे mr स्क्वायर इंटू एल्फा बन जाएगा, वो कर लेंगे। लेकिन वो अगला लेक्चर है पूरा, ठीक, मतलब पूरे में वही नहीं होगा, बहुत कुछ है, ठीक है। टॉ इक्वल्स I इंटू एल्फा, I कितना दिया हुआ है 10 और एल्फा कितना है बच्चे माइनस का 5, तो कितना आ रहा है ये 50 आ रहा है, ठीक है, 50 न्यूटन मीटर। सही हो गया भाई सर। माइनस टॉर्क क्या शो कर रहा है कि डीसेलरेटिंग टॉर्क है, -5 पुट करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन में टॉर्क कितना है भाई 50, माइनस भी लगा लो यार अगर दिल कर रहा है, यहां से एक और चीज बता दूंगा। और डेल्टा थीटा रेडियंस कितना आ रहा है 250 आ रहा है, 2 0 आ गए एज इट इज, 25 5 जा 125, 12,500 जूल आ रहा है, यानी कि 12,500 जूल वर्क करना पड़ रहा है। और वर्क डन कैसा हो रहा है नेगेटिव। वर्क पर एनर्जी में हमने पढ़ा था पॉजिटिव वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, नेगेटिव वर्क डन काइनेटिक एनर्जी कम करता है। तो ये नेगेटिव वर्क डन क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम कर रहा है। सवाल पढ़ के भी हमें ये बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, ठीक है बच्चे। अगले लेक्चर में आगे चल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बाकी चीजें पढ़ेंगे।